नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट जो है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी से जुड़ा हुआ है और इस संबंध में हम आज उपस्थित हुए हैं गैस्ट्रोकेयर हॉस्पिटल भोपाल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन TMU के साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बताएं, ये क्या है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, एक एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी है जिसमें एंडोस्कोप जो हम नॉर्मली एंडोस्कोपी करते हैं उसके साथ में जो हम ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड जो करते हैं हम उसको कहते हैं हम ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में जो हम प्रोब यूज़ करते हैं उसको हम एंडोस्कोप में अटैच करके उसके जरिया हम एंडोस्कोपी के थ्रू अल्ट्रासाउंड करके जो इंटरनल ऑर्गन्स होती है तो उसको देखते हैं। मतलब है जब हम एंडोस्कोपी नॉर्मल करते हैं, जो खाने की नली हो गया या पेट हो गया या छोटे इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको जस्ट हम अंदर से देखते हैं। इसके बाहर के जो दुनिया है जो अब्डोमेन में है, जैसे पैंक्रियास हो गया, लिवर हो गया और भी कुछ ऑर्गन्स है जैसे स्प्लीन हो गया, इसको हम नॉर्मल एंडोस्कोपी से देख नहीं सकते। इसको कैसे देख सकते हैं? या नॉर्मल हम जब सोनोग्राफी करें तब पता चलेगा या CT स्कैन से पता चलेगा। बट हम एंडोस्कोपी मशीन में अल्ट्रासाउंड का कुछ मशीन को अटैच कर दिया तो इसको सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसके माध्यम से हम एंडोस्कोपी से अंदर की तरफ जाके बाहर के जो दुनिया है जैसे पैंक्रियास, स्प्लीन, लिवर, इन सबको हम देख सकते हैं। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इसके अंदर माध्यम से अंदर के बहुत दूर तक के अंगों को देख पाते हैं। तो सर, जो अल्ट्रासाउंड है वो पहले से मौजूद है, तो इसकी क्या ज़रूरत आई कि हम इसको मशीन को यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो USG हम बोलते हैं या सोनोग्राफी हम बोलते हैं, ये जो पेट के ऊपर हम मशीन रख के जो देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो बहुत डीप ऑर्गन्स है, स्पेशली ये जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है ये डिज़ाइन हुआ था शुरुआत में पैंक्रियास को देखने के लिए। पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत डीपली सिचुएटेड है। अगर हम किसी को देखना चाहते हैं कि पैंक्रियास को जो ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से, जो नॉर्मल एक पर्सन में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की गैस जो होती है और बीच में जो स्टमक आती है और उसके बाद में ये पैंक्रियास आती है। मान लो इंटेस्टाइन की गैस को क्रॉस करके, स्टमक को क्रॉस करके फिर इसको जो देखने का होता है वो थोड़ा लिमिटेशंस हो जाती है एक्चुअली। तो ट्रांस अब्डोमिनल में लिमिटेशन से पैंक्रियास को देखना एग्जैक्टली और उनके जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम पकड़ नहीं पाते कभी। सिमिलरली जो एक होता है CBD, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, जो गॉल ब्लैडर के जो हम पित्त कोश के आगे एक नली होती है उसको पित्त की नली बोलती है। उसमें कभी कभी कुछ पैथोलॉजीज रहते हैं जैसे स्टोन हो गया या कोई घटान हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के गैस की वजह से अच्छे से दिखते नहीं है इसको। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, इसीलिए एक्चुअली हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड चाहते हैं। मान लो किसी को एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स भी आया, जैसे हम कहते हैं कि पैंक्रियास में ही आ गया, लिवर में आ गया, या कुछ लिवर पैंक्रियास के आजू बाजू में कुछ छोटे छोटे गठान होते हैं, लिम्फ नोड हम बोलते हैं। हम जो नॉर्मल सोनोग्राफी करते हैं तो उससे तो हम देख लेते हैं, बट हम उसके जरिए कुछ सैंपल लेना है, हम तो देख तो लिया बट हमें पता नहीं कि कैंसर है, ये TB है या और कुछ इन्फेक्शन के कारण हुआ है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसके सैंपल लेने से। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का एडवांटेज ये है कि हम उसको उसी समय देख भी सकते हैं और उससे सैंपल भी ले सकते हैं। और सैंपल लेने से क्या है कि ये हमें टिश्यू डायग्नोसिस भी हो जाएगा कि ये TB है या ये कैंसर है, इसमें क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो दोनों हमारे पर्पस सॉल्व हो जाए। जी। तो दर्शकों, जैसा मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उससे आप मच डीपर जा सकते हैं। ना केवल डीप जा करके उस पर्टिकुलर समस्या को आप एनालाइज कर सकते हैं, बल्कि आप उससे टिश्यू भी निकाल सकते हैं ताकि एग्जैक्ट जो डायग्नोसिस है उस डिजीज़ की वो की जा सके। तो सर, अब हम आगे चलेंगे इस इंटरव्यू में। अब हम जानना चाहेंगे कि सर, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी पुरानी है और किस तरह के यूसेज के लिए इसकी शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने अभी कहा, इसका शुरुआत का अगर हम बात करें
ये बेसिकली शुरुआत हुई थी पैंक्रियाज के डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए। वे बैक इन इट वाज आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग से लाइक 1995 के आसपास में ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। बट उस टाइम से अभी के कंपैरिजन में ये बहुत एवोल्यूशन हुआ है, बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ है। जब ये शुरुआत हुआ था ये था कि बस ये देखने के लिए किया जाता था। इसमें एक पहले शुरुआत में एक स्कोप होता था, उसको हम कहते थे रेडियल स्कोप, मतलब हम पूरे को देख सकते थे। अब हमारे इसमें नया टेक्नोलॉजी में एक आया है, उसको कहते हैं हम लीनियर स्कोप। उसके देख भी सकते हैं और उसके थ्रू एक्चुअली हम सैंपल भी ले सकते हैं एक्चुअली। ये इसका आई कैन से मतलब डिकेड के अनुसार, मतलब दशकों के अनुसार इसका एक रेवोल्यूशन है, जिसमें अभी हम इस नतीजे तक पहुंचे हम सैंपल भी ले सकते हैं और कुछ सर्जरी जैसा भी एक्चुअली इसके थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं कुछ चीज़ों में। मैं उस चीज़ों को आगे क्वेश्चन आए तो बता दूंगा वो क्या क्या। जी। तो सर जैसा कि आपने बताया है कि इन बीते वर्षों में जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तो पहले से आप केवल देखने का काम कर पाते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हुआ, नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती गई और आप मतलब ना केवल सैंपल ले सकते हैं बल्कि सर्जरीज भी परफॉर्म करने की स्थिति आ गई है। तो सर इसके ओवरऑल अगर देखें तो जनरल यूजेस क्या क्या हैं इस टेक्नोलॉजी के? इसको हम एक्चुअली 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। छाती में क्या यूज़ है, पेट में क्या यूज़ है और गुदे द्वार में क्या यूज़ है। ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ जो इसका एग्जैक्ट यूसेजेस है। जैसे छाती में क्या होता है कि बहुत सारे एक गटान आते हैं एक्चुअली, वो टीबी भी हो सकती है और लिम्फोमा भी हो सकती है, वो एक प्रकार का कैंसर है, और जो एग्जैक्ट लंग रिलेटेड कैंसर भी हो सकती है। तो उस गटान को हम देख भी सकते हैं, इस गटान को हम सैंपल भी ले सकते हैं। ये गटान के हो गया। इसके अलावा अगर जो खाने के नली का कैंसर हो वो बहुत इनिशियल स्टेज में है क्या या आगे स्टेज में है क्या, ये भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। उसी तरह जो लंग कैंसर है उसका भी हम एक्चुअली स्टेजिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर पेट में गया, पेट में इसका बहुत सारा यूटिलाइजेस है। जैसे गटान बहुत सारे आते हैं, उसको हम देख सकते हैं कितना बड़ा है, कैसा है, ये क्या हो सकता है, उससे सैंपल ले सकते हैं। उसी तरह गॉल ब्लैडर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उसमें स्टोन का डायग्नोज करना या उसमें कोई गटान का डायग्नोज करना। उससे भी इम्पोर्टेंट है जो गॉल ब्लैडर के आगे एक नली होती है, उसको हम सीबीडी कहते हैं, पित्त की नली। उसमें स्टोन बहुत कॉमन कारण है, उसके कारण एक्चुअली पीलिया हो जाती है। तो वो मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने बात कर रहे थे अभी अल्ट्रासाउंड, जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, उसमें मिस होने की चांसेस रहती है, उसको देखने का मेन इंपॉर्टेंस इसका होता है। इसी प्रकार पैंक्रियास का, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि उसमें पैंक्रियास में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे गटान हो सकती है, एक होता है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, उसके रिलेटेड कुछ चेंजेस है क्या देख सकते हैं हम। और पैंक्रियास में एक तरह का डिफरेंट कैंसर्स भी होता है, जैसे कुछ पानी जैसे भी इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टिक लीजन्स ऑफ पैंक्रियास, उसको भी अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। लिवर में भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि गटान हो गया, सिस्ट जैसे हो गया, उसको भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। और कुछ नसें एक्चुअली बढ़ जाते हैं एक्चुअली पेट में, स्पेशली जब लिवर के पेशेंट में मान लो, या जब हम कुछ नसें बंद होने से, उसको भी हम देख सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो कुछ पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें कुछ दिनों के बाद कुछ पानी जैसा एक गुच्छा बन जाती है, उसको हम कहते हैं सूडोसिस्ट, उसको भी हम एक्चुअली पैंक्रेटाइटिस जो ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज कर सकते हैं, ये क्या है, इसमें कितना इन्फेक्शन हो सकता है, और उसको उसी समय एंडोस्कोपी के जरिए, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए हम स्टेंट डाल सकते हैं बिना बाहर का कोई चीरा, मतलब ये सर्जरी के इक्वलेंट है एक्चुअली, बट बाहर कुछ नहीं रहेगा, आपको एंडोस्कोपी से ही आप अंदर कर रहे हो और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही गुदा द्वार से भी एक्चुअली कुछ चीज़ें हम जैसे प्रोस्टेट के आजू बाजू में, जो लेटरिन के रास्ते के जस्ट आगे पीछे भी कुछ एक्चुअली पस जैसे बन जाते हैं, उस सबको हम डायग्नोज कर सकते हैं। जी। तो देख रहे हैं आप दर्शकों, इसके कितने सारे मल्टीपल यूसेज हैं, मतलब लिस्ट तो ऐसा लग रहा है कि एंडलेस है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि इन यूसेज में से आप जो रूटीन बेसिस पर रोजाना किस तरह के टेस्ट या किस तरह की जांचें परफॉर्म करते हैं इस मशीन के द्वारा? अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस देखूं या ओवरऑल जितने भी मैं अभी कर रहा हूँ,
एक तो मैंने बता दिया, जो मोस्ट कॉमन हम करते हैं कि जो पित्त की नली में स्टोन है कि नहीं वो देखने के लिए हम करते हैं कॉमन। एक होता है पैंक्रियास में चेंजेस, जैसे पैंक्रियास में गठान है, ऑलरेडी किसी को डायग्नोस होके आया है, सीटी स्कैन कर लिया, पेट दर्द हो रहा है तो उसमें पता चला है, तो उसमें हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि एक तो वो नसें जो स्मॉल वेजल्स जो बोलते हैं उसके कनेक्शन में ये गठान कहाँ पे है, ये ऑपरेबल है कि नहीं, और उसी समय उसका सैंपल भी ले सकते हैं। और ये हो गया। फिर वैसे ही कुछ गठानें होती है, पेट में गठान बहुत कारण से होती है, वैसे छाती में भी गठान होती है, वो टीबी हो सकती है, लिम्फोमा हो सकती है, या कैंसर के रिलेटेड हो सकती है, उसमें भी मैं देख सकता हूँ, उसे सैंपल ले लेता हूँ। टीबी के लिए कुछ स्पेशल सैंपल हमें लेनी होती है, नॉर्मल कैंसर के लिए और लिम्फोमा डिफरेंशिएट करने के लिए, और भी एक होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, उन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए भी सैंपल को थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में हमें लेके डिफरेंट वे में हमें उसको पहुंचाना होता है, या स्पेशल हमें उसमें करना होता है, जैसे IHC बोलते हैं, सेल ब्लॉक्स बोलते हैं, स्टेनिंग बोलते हैं, TB PCR बोलते हैं, ये सब हम करते हैं। और वैसे ही पैंक्रियास के जो मरीज होती है, कुछ दिनों के बाद जैसे मैंने कहा कि उनको फिर से पेट दर्द हो जाते हैं, अगर हम देखा जाए CT स्कैन में एक पानी का बड़ा गुच्छा जैसे बना रहता है, एंडोस्कोपी के जरिए हम उसको देखते हैं कि ये इन्फेक्शन वाला पानी है, नॉर्मल वाला पानी है। नॉर्मल वाला पानी है तो यूजुअली हम उसमें प्लास्टिक के स्टेंट डाल देते हैं, अगर इन्फेक्शन वाला पानी है तो उसमें हम मेटल का स्टेंट डालते हैं, ताकि दोनों चीज़ों में पानी है तो जस्ट सिंपल स्टेंट से इम्प्रूव हो जाता है, तो मेटल स्टेंट से अगर इन्फेक्टेड है तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाता है, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। ये डे टू डे लाइफ जो हम मैं कॉमन यूज़ कर रहा हूँ। आज तक हम ऐसे सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी केसेस लगभग बहुत सारे कर चुके हैं, जिसमें मेटल स्टेंट भी यूज़ कर चुके हैं, प्लास्टिक स्टेंट भी यूज़ कर चुके हैं। पेशेंट जो आता है कि पेट दर्द के साथ खाना खाते उल्टी होते, कि जो महीनों से चल रहा था, एक दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अगले दिन मतलब आज किया, कल ऑब्जर्व किया और परसों छुट्टी हो जाती है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना इजी प्रोसीजर। जी तो सर चलते चलते आपसे एक प्रश्न जानना चाहूँगा, जो कि खासतौर से कई बार दर्शकों के दिमाग में आ सकता है। दर्शक या हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में सेफ्टी को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि ये पर्टिकुलर मैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर जा रहा हूँ या इस मशीन का मेरे शरीर पर उपयोग हो रहा है तो हाउ सेफ इट इज़, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जो मशीन के ज़रिया तो आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये है कि ये CT स्कैन नहीं है कि आपको रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, ये MRI नहीं है कि आपको बड़े मशीन में आपको सुला रहे हैं कि आपको क्लास्ट्रोफोबिया जो हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द MRI में जो होती है, वैसा नहीं होता। बट एंडोस्कोपी से रिलेटेड जो भी हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कभी कभी हम जब सैंपल लेते हैं तो ब्लीडिंग होने का चांसेस, या कभी कभी कुछ ऐसा जगह रहता है जहाँ पे रास्ते बहुत सुकड़न रहती है, आगे जाने की रास्ता नहीं मिलता, हो सकता है जब हम उधर कर रहे हैं तो कभी कभी रास्ते बहुत फ्रेजाइल रहते हैं, तो इंटेस्टाइन में लीकेज होने की चांसेस रहती है, तो ब्लीडिंग, इंटेस्टाइन की लीकेज, और ये यूजुअली हम अनस्थीसिया में करते हैं एक्चुअली, क्योंकि पेशेंट नहीं तो टॉलरेट नहीं करते। बहुत कोई एल्डरली पेशेंट हो और जो लंग्स के प्रॉब्लम के साथ हो, हार्ट के प्रॉब्लम से हो, उनमें कभी कभी अनस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। बट अनस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए हम पहले ही एक्चुअली बहुत सारे टेस्ट करके रखते हैं, फिर भी कभी कभी होने का चांसेस रहता है। और ब्लीडिंग और परफोरेशन का चांसेस मैं कह सकता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ रिस्क तो है बट दे आर वेरी लेस, मैनेजेबल है आपके, मैनेजेबल दे आर वेरी लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी लेस एक्चुअली, स्पेशली इन एक्सपीरियंस्ड हैंड आई कैन से। तो कोई भी चीज हो अगर एक्सपीरियंस हैंड में हो तो वो सेफ तो होगा ही पहला चीज, और वो मैनेजेबल भी है। जी जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। खासतौर से जो इस तरह की तकनीकी जानकारी होती है वो बहुत कम अवेलेबल हो पाती है, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है मैं समझता हूँ इससे हमारे जो पेशेंट्स हैं या आम दर्शक हैं उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में जानने को मिला होगा। और दर्शकों अगर आपके कोई इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो आप हमारे इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से आपके प्रश्नों के जवाब अगले इंटरव्यू में लें। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।